हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति ऑनलाइन क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज में। तो गाइज, हमने लास्ट क्लास में हमारा जो थर्ड पॉइंट टॉपिक था करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसको कंप्लीट कर लिया था। आज हम बढ़ने वाले हैं हमारे न्यू चैप्टर और न्यू टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइज, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें देखिए, अभी तक हम जो इंट्रोड्यूस थे हमारे प्रीवियस टॉपिक्स में वो थे इलेक्ट्रिक फील्ड से। किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से। लेकिन अब जो हम इंट्रोड्यूस होंगे वो होंगे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड से। किससे? मैग्नेटिक फील्ड से। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड भी एक ऐसा पर्टिकुलर इफेक्टिव रीजन होता है जहां पर कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस जो होता है वो फोर्स, रिपल्शन और अट्रैक्शन फोर्स को ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस करता है। तो इस टॉपिक में हमें यहां पर इंट्रोड्यूस होना है मैग्नेटिक फील्ड से गाइस। क्लियर? देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, माने इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। इसका क्या मीनिंग है? इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, इसका क्या मीनिंग है? तो इसका यह मीनिंग है गाइस कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है। किसी भी कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा होता है तो वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स शो करता है, जिसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट के आसपास, किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो हो रही होती है तो उसके आसपास बनने वाला इफेक्टिव रीजन जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड। क्या होता है गाइस? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? हमने देख रखा है हमारे प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर कि जो स्टैटिक चार्ज होता है, स्टैटिक चार्ज के अराउंड बनने वाला इफेक्टिव रीजन जो होता है गाइस वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो मोशन चार्ज होता है, चार्ज इन मोशन होता है, क्लियर, जो चार्ज किसी कंडक्टर में फ्लो हो रहा होता है तो उसके पास में बनने वाला जो रीजन होता है, इफेक्टिव रीजन जो होता है, उसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? ये चीज कहां से आई, कैसे प्रूव हुई, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, तो यहां से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं ऑरेस्टेड, ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट, सबसे पहला टॉपिक जो यहां पर स्टार्ट होता है वो होता है ऑरेस्टेड्स एक्सपेरिमेंट गाइस। चलिए, ऑरेस्टेड जो थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज प्रूव की थी कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास बनने वाला इफेक्टिव रीजन जो होता है गाइस वो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ना ही इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, एक सर्किट लिया और सर्किट में एक वायर लिया, उस वायर को एक बैटरी की और रेओस्टेट से कनेक्ट किया। रेओस्टेट से कनेक्ट किया। ये जो थी ये बैटरी थी, ये की, ये रेओस्टेट, और जो वायर लिया है, कंडक्टर लिया है, वो कंडक्टर है एबी। एबी यहां पर एक कंडक्टर है। इस कंडक्टर के बिलो नीचे की तरफ क्या किया, यहां पर उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस की गाइस। क्या प्लेस की? मैग्नेटिक नीडल। आप जानते हैं मैग्नेटिक नीडल क्या होती है? मैग्नेटिक नीडल जो कंपास नीडल होती है ना, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक नीडल। कंपास की जो नीडल होती है उसे कहा जाता है मैग्नेटिक नीडल। इस तरह की एक मैग्नेटिक नीडल जिसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल जो होती है, जो कंपास में आपको डायरेक्शन शो करती है ना, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट वाले डायरेक्शन, उसको हम मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। मैग्नेटिक नीडल इटसेल्फ अ मैग्नेट। मैग्नेटिक नीडल अपने आप में क्या होती है? एक मैग्नेट होती है, और हर मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं गाइस, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। तो इस कंडक्टर के बिलो उन्होंने क्या किया, एक मैग्नेटिक नीडल प्लेस कर दी। ये उनका पहला सेटअप था, फर्स्ट। और इस पहले सेटअप में उन्होंने क्या किया कि की को ओपन रखा। क्या रखा? की को उन्होंने क्या रखा? ओपन। की को उन्होंने रखा ओपन। ये हमारा रेओस्टेट है। क्लियर? जब की को उन्होंने ओपन रखा तो देखा कि यहां पर मैग्नेटिक नीडल जो है वो क्या कर रही है, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रही है। यहां पर उनको क्या ऑब्जर्व हुआ कि देयर इज नो डिफ्लेक्शन, there is no deflection in the magnetic needle. Clear? उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगेन यही सेटअप किया यूज,
इसी सेटअप का यूज किया, बैटरी थी, ये आपका कंडक्टर था, ये की थी और ये रियोस्टेट था, इस तरह से RH। और अब उन्होंने की को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, की टैप की। जब उन्होंने की टैप की तो A से B एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आपके कंडक्टर में क्या हुई, करंट फ्लो हुई। करंट फ्लो हुई तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है, मैग्नेटिक नीडल उसने क्या किया, अपनी इनिशियल पोजीशन से कुछ डिफ्लेक्शन शो किया गाइस। इनिशियल पोजीशन से क्या किया, डिफ्लेक्शन शो किया। देख रहे हैं आप, ये जो नॉर्थ पोल था, नॉर्थ पोल, और ये साउथ पोल, क्लियर। ये मैग्नेटिक नीडल का नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। मैग्नेटिक नीडल अपनी इनिशियल एक्सिस से क्या हो गई, कुछ पर्टिकुलर डायरेक्शन में कुछ फाई एंगल से डिफ्लेक्ट हो गई। यहां पर उन्होंने डिफ्लेक्शन ऑब्जर्व किया, क्लियर। फिर नेक्स्ट केस में क्या हुआ, ये उनका सेटअप नंबर B था, सेटअप नंबर B। करंट फ्लोज, करंट फ्लोज, नीडल डिफ्लेक्ट्स। यहां पर उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जब उनकी करंट जो है वो फ्लो करना शुरू हुई तो नीडल ने क्या शो किया, डिफ्लेक्शन शो किया गया। नेक्स्ट उसके बाद में देखिए C में उन्होंने क्या किया कि दोबारा यही उनका सेटअप था, ये रियोस्टेट था, ये की था। नाउ दिस टाइम क्या किया, उन्होंने बैटरी के जो टर्मिनल्स थे वो रिवर्स कर दिए। देखिए बैटरी के टर्मिनल्स क्या कर दिए, रिवर्स कर दिए। बैटरी के टर्मिनल रिवर्स करने का मतलब क्या, कि जो करंट की डायरेक्शन थी उसको चेंज कर दिया गाइस। करंट की डायरेक्शन को दोस्तों क्या किया, चेंज कर दिया। जब करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो अगेन उन्हें यह ऑब्जर्व हुआ कि जो मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो चुका है। मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन अब क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। मैग्नेटिक नीडल जो है वो रिवर्स ऑर्डर में क्या कर गई, डिफ्लेक्ट कर गई। मैग्नेटिक नीडल जो है वो रिवर्स ऑर्डर में क्या कर चुकी है, डिफ्लेक्शन शो कर चुकी है। आपको इस तरह से देख सकते हैं आप, इस तरह से देख रहे हैं। मतलब यहां पर जो नॉर्थ पोल है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। यहां पर नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है तो यहां पर नॉर्थ पोल क्या हो गया, कुछ ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर। आई होप ज्यादा इस तरह से आपका जो नॉर्थ पोल था वो नॉर्थ पोल क्या हो चुका है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो चुका है। देखिए तो यहां पर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल चेंजेस, डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल चेंजेस। ये इनका सेटअप नंबर C था, या सेटअप या ऑब्जर्वेशन नंबर C। तो देखिए ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था बेसिकली। तो इन एक्सपेरिमेंट से उसको क्या कंक्लूजन मिला कि देखिए जब किसी आपके कंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं करवाई जाती तो मैग्नेटिक नीडल जो है वो जीरो डिफ्लेक्शन देती है। जीरो डिफ्लेक्शन का मतलब क्या हो गया, नो डिफ्लेक्शन। नो डिफ्लेक्शन का मतलब इसके आसपास ऐसा कोई भी इफेक्टिव रीजन क्रिएट नहीं होता जिसकी वजह से आपकी मैग्नेटिक नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट होती है। फिर उन्होंने क्या किया कि जब की को क्लोज किया गया और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाई जाती है तो मैग्नेटिक नीडल सडनली क्या होती है, अपने मीन पोजीशन से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ओरिजिन से क्या हो जाती है, डिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब इसका नॉर्थ पोल ऊपर की तरफ, कंडक्टर की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है।
इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे जरूर एक ऐसा इफेक्टिव रीजन क्रिएट हुआ है जिसके अंदर ये मैग्नेट जो है ये क्या हो रहा है, आइदर अट्रैक्ट और रिपेल। फिर उन्होंने इस चीज को कंफर्म करने के लिए क्या किया, करंट की डायरेक्शन दिस टाइम रिवर्स कर दी। जब उन्होंने करंट की डायरेक्शन रिवर्स की तो देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाता है। तो यहां पर इन तीनों ऑब्जर्वेशन से वो ये कंक्लूजन निकालते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास, अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास बनने वाला इफेक्टिव रीजन जो होता है वो नॉट अ इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, वो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड होता है गाइस। किस तरह का रीजन होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में ही आपका मैग्नेट जो है वो डिफ्लेक्ट होगा। मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मैग्नेट को ले जाएंगे तो वो आइदर अट्रैक्ट या फिर रिपेल होता है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये बेसिकली किस पर डिपेंड कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर, और इसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी डिपेंड कर रही है किस पर, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर। मतलब यहां पर ये जो क्वांटिटी हमें मिल रही है मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि इस क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है और एक डायरेक्शन भी है। बात समझ में आई आपको, ये ऑरस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। क्लियर। जब नो करंट तो नो डिफ्लेक्शन, जब नो करंट तो नो डिफ्लेक्शन, व्हेन करंट फ्लोज, ठीक है, तो निडल डिफ्लेक्ट्स। चेंजिंग डायरेक्शन ऑफ करंट, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल ऑल्सो चेंजेस। क्लियर। तो यहां से उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, दैट कंक्लूजन ऑफ Oersted's experiment. Oersted experiment क्या, the effective region form around the current carrying conductor, the effective region formed around the current carrying conductor is always be a magnetic field region, always a magnetic field region। ये हमेशा कैसा रीजन होता है गाइस, इज ऑलवेज अ मैग्नेटिक फील्ड रीजन। सेकेंड पॉइंट, द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स on the magnitude and direction of the flowing current। तो देखिए यहां से ये दो कंक्लूजन निकलते हैं हमारे पास में ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट को लेकर के, और ये चीज प्रूव कर देती है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का अराउंड इफेक्टिव रीजन जो होता है वो रीजन एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। ये आपका ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट बन जाता है। चलिए, आई होप ठीक है आपको समझ में आई होगी यहां पर बातें। नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए, रूल्स टू आइडेंटिफाई the direction of magnetic field around the current carrying conductor।
अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या कह रहा है? रूल्स टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी उसको फाइंड करने के रूल। क्योंकि देखिए ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट से हमें यह प्रूफ हो चुका है कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास का जो इफेक्टिव रीजन होगा वो कैसा होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। और मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास में एक डेफिनेट डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो अब हम यहां से बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास वो किस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है। तो उसके लिए देखिए कुछ रूल्स होते हैं। क्लियर? पहला हमारा जो रूल है वो है स्नो रूल। स्नो रूल, स्नो रूल क्या बताता है? व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ to north in any conductor, then north pole of magnetic needle place below the conductor, then north pole of a magnetic needle placed below the conductor deflects over the west direction, over the west डायरेक्शन। देखिए यह है आपका स्नो रूल, SNOW, स्नो रूल। स्नो रूल क्या कह रहा है कि जब कभी भी आपका करंट की डायरेक्शन जो है वो साउथ से नॉर्थ होती है तो आपकी जो मैग्नेटिक निडल होती है, ठीक है, जिसको हम कहां प्लेस कर रहे हैं? अगर कंडक्टर के नीचे प्लेस कर रहे हैं। कहां प्लेस कर रहे हैं? नीचे प्लेस कर रहे हैं। तो उस कंडक्टर उस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल होगा गाइस, कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। कौन सा पोल? नॉर्थ पोल। उस मैग्नेटिक निडल का जो नॉर्थ पोल होगा वो डिफ्लेक्ट करेगा ओवर दी वेस्ट डायरेक्शन। वो डिफ्लेक्ट करेगा कहां पर? ओवर दी वेस्ट डायरेक्शन। स्नो रूल। यहां पर देखिए इस डायग्राम में देखिए आपकी करंट पहले यहां से यहां जा रही थी, तो इसको मैंने मान लिया साउथ डायरेक्शन और इसको मान लिया नॉर्थ डायरेक्शन। तो देखिए डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे? अगर ये साउथ है, ये नॉर्थ है, तो ये आपका वेस्ट और ये आपका ईस्ट हो गया। क्लियर? इसको वर्टिकली खड़ा कर देंगे तो वेस्ट इधर, ईस्ट इधर, नॉर्थ ऊपर और साउथ नीचे। तो अगर साउथ से नॉर्थ की डायरेक्शन में आपकी करंट जा रही है तो नॉर्थ पोल निडल का कहां जाएगा? ओवर दी वेस्ट, ओवर दी वेस्ट। इस डायग्राम में देखिए आपकी करंट यहां से यहां जा रही है, तो इसको साउथ और इसको नॉर्थ मान लीजिए। तो आपका साउथ इधर हो गया और नॉर्थ इधर हो गया। अगर साउथ इधर हो जाएगा और नॉर्थ इधर हो जाएगा तो मुझे बताइए क्या ईस्ट ऊपर और वेस्ट नीचे हो जाएगा गाइस? बिल्कुल, ईस्ट ऊपर और वेस्ट क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो यहां पर अगर आप करंट साउथ से नॉर्थ जाएगी तो नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक निडल जो है वो डिफ्लेक्ट होगा कहां? टुवर्ड्स दी वेस्ट, टुवर्ड्स दी वेस्ट। यह है आपका पहला रूल। मैग्नेटिक निडल का डिफ्लेक्शन इस रूल से प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? ठीक है, दिस इज कॉल्ड स्नो रूल। देख लीजिए चलिए नेक्स्ट चलें। सेकंड रूल जो आता है आपके पास वो आता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है? इफ द फिंगर्स of right
हैंड राइट सॉरी स्टेटमेंट दोबारा लिखते हैं। इफ द थंब ऑफ अ राइट हैंड इज placed in the direction of flowing current inside the conductor। क्या कह रहा है? if the thumb of a right hand is placed in the direction of flowing current inside the conductor, then the tilted fingers will show the direction of magnetic field set up around the conductor। देखिए यह है आपका राइट हैंड थंब रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है गाइस। क्या कहता है? इफ द थंब ऑफ अ राइट हैंड इज प्लेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अ फ्लोइंग करंट इनसाइड द कंडक्टर, देन द टिल्टेड फिंगर्स विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेट अप अराउंड द कंडक्टर। क्या मतलब है इसका? आइए बात करते हैं इस पर थोड़ी सी। यह आपका सेकंड रूल, क्लियर? चलिए मान लीजिए कि आपके पास में एक कंडक्टर है इस तरह का, और इस कंडक्टर में क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर में क्या हो रहा है गाइस? करंट फ्लो हो रहा है। इस कंडक्टर को हम क्या करते हैं? हमारे राइट हैंड थंब की तरह सपोज कर लीजिएगा ये आपका राइट हैंड है, क्लियर? ये राइट हैंड है और राइट हैंड में आपने क्या किया है? इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड किया है। अगर आप इस कंडक्टर को इस तरह से होल्ड करते हैं राइट हैंड में, तो आपका थंब जो है ये क्या कर रहा है? करंट की डायरेक्शन दे रहा है आपको। आपका जो थंब है वो क्या कर रहा है? आपको करंट की डायरेक्शन दे रहा है। ठीक है, इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है मेरी, सॉरी फॉर दैट। करंट की डायरेक्शन दे रहा है, क्लियर? तो जो आपकी टिल्टेड फिंगर्स हैं गाइस, टिल्टेड फिंगर्स वो क्या शो करेंगी? ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड दी कंडक्टर। इस कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है ना, उसकी डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ध्यान रखिएगा स्ट्रेट करंट कंडक्टर के आसपास किस तरह से सेटअप होती है? सर्कुलर लूप की फॉर्म में। कैसे? सर्कुलर लूप की फॉर्म में। तो देखिए ये मेरा राइट हैंड है, अगर मैंने इस डायरेक्शन में क्या किया है? थंब को प्लॉट किया है, तो इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रही है? अंदर, और इस तरफ से मैग्नेटिक फील्ड कहां आ रही है? बाहर। ध्यान रखिएगा जिस डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आती है प्लेन ऑफ पेपर के, उसमें उसको हम डिनोट करते हैं डॉट से। किससे? डॉट से। इस डॉट का मतलब होता है गाइस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स।
यहां पर आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इसका डायरेक्शन किस तरह से होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर आउटवर्ड्स, क्योंकि आपके राइट हैंड में आपका जो थंब है वो कहां प्लॉट कर रहा है, करंट की डायरेक्शन को प्लॉट कर रहा है अपर डायरेक्शन में। तो देखिए आपकी जो फिंगर्स टिल्ट हो रही है ये घूम करके इस डायरेक्शन से बाहर आएंगी, ये घूम करके कहां आएंगी, इस डायरेक्शन से बाहर आएंगी। तो जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन से परपेंडिकुलरली बाहर आ रही है, जहां पर आप अपना रूल लिख रहे हैं वो क्या हो गया, प्लेन ऑफ पेपर हो गया, वो क्या हो गया, प्लेन ऑफ पेपर हो गया। तो प्लेन ऑफ पेपर से बाहर की तरफ आ रही है, जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ होगी तो उससे हम डिनोट करेंगे डॉट से, किससे करेंगे, डॉट से। और वहीं पर इस तरफ बढ़े, इस तरफ देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो डिनोट होगी किससे, क्रॉस से, किससे होगी, क्रॉस से। क्रॉस से क्यों होगी बच्चों, क्रॉस से क्यों होगी, क्योंकि यहां पर टिल्टेड फिंगर्स अंदर की डायरेक्शन में जा रही है। टिल्टेड फिंगर्स कहां जाएंगी, अंदर की डायरेक्शन में जाएंगी। अंदर की डायरेक्शन की को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, प्लेन ऑफ पेपर इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड्स, इनवर्ड्स। देखिए क्रॉस को कहा जाता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन इनवर्ड डायरेक्शन, डॉट का मीनिंग होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर इन आउटवर्ड डायरेक्शन। इज इट क्लियर। देखिए राइट हैंड थंब रूल जो है वो इस तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, राइट हैंड थंब रूल जो है आपका वो इसी तरह से डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, जिसकी हेल्प से किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड बनने वाली, सेटअप होने वाली मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन प्रेडिक्ट की जाती है। क्लियर, इस डायरेक्शन में आउटवर्ड्स और इस डायरेक्शन में इनवर्ड्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर। अगर आप इसका एक और एग्जांपल देखना चाहते हैं तो देखिए अगर मैं कंडक्टर को इस तरह से यहां पर सेटअप करता हूं कि मेरी जो करंट की डायरेक्शन है वो कुछ इस तरह से है, करंट इस तरह से इस एबी कंडक्टर में फ्लो हो रही है, तो बताइए इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो किस तरह से सेटअप होगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में होल्ड करना है और थंब को उस डायरेक्शन में प्लॉट करना है जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही हो। थंब को किस डायरेक्शन में प्लॉट करना है, थंब को उसी डायरेक्शन में प्लॉट करना है जिस डायरेक्शन में ये करंट फ्लो हो रही हो। तो आप देखेंगे कि आपकी फिंगर्स जो है वो इनवर्ड जा रही है नीचे की डायरेक्शन में और आउटवर्ड आ रही है ऊपर की डायरेक्शन में। गाइस इनवर्ड जा रही है नीचे की डायरेक्शन में और आउटवर्ड आ रही है ऊपर की डायरेक्शन में। तो इनवर्ड तो हो गया क्रॉस और आउटवर्ड हो जाएगा डॉट, इनवर्ड हो जाएगा क्रॉस एंड आउटवर्ड हो जाएगा डॉट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से हमारे करंट मैग्नेटिक फील्ड, सेटअप मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो आइडेंटिफाई और प्रेडिक्ट करते हैं। क्लियर। चलिए, तो ये आपका सेकंड रूल हो जाता है। इसी रूल को एक और नाम से भी जाना जाता है गाइस, जिसे कहते हैं, इसी रूल को एक और नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, थर्ड रूल, जिसे कहते हैं राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल, राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू जो होता है, ठीक है, किसी ढक्कन को, कॉर्क माने एक ढक्कन होता है, लकड़ी का ढक्कन जो होता है, बॉटल का ढक्कन, उस पर हम एक स्क्रू डाल करके उसको घुमा करके उस, ठीक है, ढक्कन से कॉर्क को खोलते हैं। क्लियर। तो यहां पर देखिए क्या कह रहा है कि ये जो स्क्रू है आपका, अगर आपको ये स्क्रू नहीं समझ में आ रहा हो तो अपना जो स्क्रू, ड्राइवर वाला जो स्क्रू होता है ना, पेच, उसको समझ लीजिए। ये आपका एक पेच है, ठीक है। इस पेच को जब हम क्या करते हैं, दीवार में कहीं भी क्या करते हैं, स्क्रू ड्राइवर से कसते हैं, तो इस पेच के घूमने की जो डायरेक्शन हो रही है या इस पेच का जो डिस्प्लेसमेंट है आगे बढ़ने का, वो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। वो क्या बताता है, करंट की डायरेक्शन। और इस पेच के जो घूमने की डायरेक्शन है गाइस, वो क्या बताएगी आपको, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड दी करंट। पेच कहां जा रहा है, आगे की तरफ, तो करंट कहां फ्लो रही है, आगे की तरफ, और पेच जिस डायरेक्शन में घूम रहा है वो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल देख लीजिए। राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। ये जो डायरेक्शन हो गई ये आपके करंट की डायरेक्शन हो गई, तो ये डायरेक्शन क्या हो जाती है, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप की डायरेक्शन हो जाती है। दिस इज योर राइट हैंड कॉर्क स्क्रू रूल। नेक्स्ट रूल जो आता है यहां पर, फोर्थ नंबर, वो है राइट हैंड
राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्क्यूलर करंट्स, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्क्यूलर करंट्स, राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्क्यूलर करंट। सर्क्यूलर करंट का मतलब क्या है? अगर आपके किसी कंडक्टर में या कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो लूप फॉर्म में हो रही है। किस फॉर्म में हो रही है? लूपिंग फॉर्म में हो रही है। मतलब किसी वायर को आपने लूप फॉर्म में ठीक है कन्वर्ट कर दिया और अब आप इसमें करंट फ्लो करवा रहे हैं। तो अगर ये करंट ध्यान रखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही हो, कैसे फ्लो हो रही हो? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये वाली डायरेक्शन कौन सी है आपकी? एंटी क्लॉक। और ये जो डायरेक्शन है आपकी, सॉरी, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इस तरह से अगर आपकी करंट क्या हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और अगर आपकी करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये बन जाती है क्लॉकवाइज, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो देखिए अगर आपकी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो आपकी टिल्टेड फिंगर्स, राइट हैंड की टिल्टेड फिंगर्स जो है वो करंट की डायरेक्शन को बताएंगी और आपका जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करेगा। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी वो कहां हो रही है? बाहर की तरफ। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो हो जाएगी वो बाहर की तरफ हो जाएगी। ये तो करंट हो गया। और यहां पर जो करंट फ्लो हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो वो कैसे हो रही है? इस तरह से। तो आपकी टिल्टेड फिंगर्स इस तरह से टिल्ट होंगी करंट की डायरेक्शन में, तो आपका थंब जो है वो कहां पॉइंट कर रहा होगा? अंदर की तरफ, इनवर्ट। तो ये इनवर्ट डायरेक्शन जो है ये क्या हो जाएगी? क्रॉस से डिनोट हो जाएगी। किससे डिनोट हो जाएगी? क्रॉस से डिनोट हो जाएगी। इज इट क्लियर? यह आपके मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी यहां पर। इस तरह से इसे बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल फॉर सर्कुलर करंट्स। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, तो राइट हैंड थंब जो है वो आपको बाहर की तरफ पॉइंट आउट करेगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। अगर करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है तो पॉइंट आपको, थंब आपका जो है वो इनवर्ट डायरेक्शन में पॉइंट करेगा, माने इनवर्ट, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ट हो जाएगी गाइस। इज इट क्लियर? ये आपका हो जाता है राइट हैंड थंब रूल। तो ये कुछ रूल्स होते हैं जो कि प्रिडिक्ट करते हैं क्या? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। जो मैग्नेटिक फील्ड यहां क्रिएट हो रही है उसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करने के लिए यूज किए जाते हैं। क्लियर? आई होप आपको यह चीज समझ में आई होगी। तो देखिए डायरेक्शन का डिस्कशन हमने कर लिया, ठीक है। जल्दी से अब हम क्या करते हैं, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम बात करेंगे, देखिए जब हम डायरेक्शन की बात कर चुके हैं तो अब हम बात करेंगे मैग्नीट्यूड की। किसकी? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है, क्लियर, अब उसका मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट किया जाए, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट की जाए, तो उसके लिए सबसे पहले एक्सप्रेशन जो दिया था, ठीक है, वो साइंटिस्ट थे बायोट एंड सावर्ट। बायोट एंड सावर्ट्स, जिसका नाम पड़ा बायो-सावर्ट्स लॉ। बायो-सावर्ट्स लॉ। तो बायो-सावर्ट्स लॉ जो है, इस लॉ से हमें क्या मालूम पड़ता है, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। बायो-सावर्ट लॉ किस काम आता है? दिस लॉ इज यूज टू calculate the magnitude of, this law is used to calculate the magnitude of magnetic field set up around any current, any small element of current carrying
कंडक्टर, करंट कैराइंग कंडक्टर। देखिए क्या कह रहा है, बायो-सावर्ट्स लॉ जो है आपका, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड एनी स्मॉल एलिमेंट करंट कैराइंग कंडक्टर। स्मॉल एलिमेंट, इस चीज का ध्यान रखिएगा, बायो-सावर्ट्स लॉ जो है वो एक स्मॉल करंट कैराइंग एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, स्मॉल करंट कैराइंग एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल होता है। कैसे, देखिए, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, मान लीजिए यहां पर आपके पास में क्या है, कोई करंट कैराइंग कंडक्टर है इस तरह का, और इसमें करंट फ्लो हो रही है मैग्नीट्यूड आई। तो इसके आसपास देखिए क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी। नाउ अगर हम यहां पर क्या करें, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करें करंट का ऑफ लेंथ dl, क्या लेंथ, क्या कंसीडर करें, dl लेंथ का करंट कैरिंग एलिमेंट कंसीडर करें, और मैग्नेटिक फील्ड जो आपको कैलकुलेट करनी है, ठीक है, वो आपके इस करंट कैरिंग कंडक्टर से थीटा पॉइंट पर एक पॉइंट है P, वहां पर कैलकुलेट करनी है। इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और आपके करंट कैरिंग एलिमेंट के बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितनी है, R। कितनी है, R। देखिए चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगी ना, हमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप जो मैग्नीट्यूड है मैग्नेटिक फील्ड का, वो कहां कैलकुलेट करना है, एट पॉइंट P। ध्यान रखिएगा, एट पॉइंट P। उसके लिए हमने क्या किया है, एक एलिमेंट लिया है, छोटा सा करंट कैरिंग एलिमेंट dl। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ, बायो-सावर्ट लॉ क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड a current carrying element, current carrying element, ठीक है, डिपेंड्स ऑन, देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हुई है ना करंट कैरिंग एलिमेंट के आसपास, ये कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। क्या करती है गाइस, कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, आपको बायो-सावर्ट लॉ उनके बारे में बताते हैं। बायो-सावर्ट, पहला फैक्टर, फर्स्ट dB। देखिए स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, dB होगी। पूरे करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो B होगी। और इसकी डायरेक्शन बता दीजिए, डायरेक्शन तो आप बिना बायो-सावर्ट के हेल्प के भी बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से, कि पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होगी, डॉट, क्रॉस, सॉरी, अंदर की डायरेक्शन। अब हम बात कर रहे हैं पहले स्मॉल एलिमेंट की वजह से पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ, dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू IDL। IDL, इस IDL को क्या कहा जाता है, करंट एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट। एक छोटा सा करंट कैरिंग का लेंथ एलिमेंट लिया जाता है आइडियल, यह आपका क्या होता है, करंट कैरिंग एलिमेंट होता है गाइस। और इसको हम वेक्टर क्वांटिटी की फॉर्म में ले सकते हैं, वेक्टर की फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। अभी तो मैं यहां से वेक्टर हटा देता हूं, सॉरी, क्लियर, क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और करंट कैरिंग एलिमेंट की डायरेक्शन हमेशा करंट की डायरेक्शन के अलोंग होती है। कहां होती है, करंट की डायरेक्शन के अलोंग। इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होगी, आइडियल, आइडियल की डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, ऑलवेज टुवर्ड्स डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट। इसे आइडियल को हम बोलते हैं करंट कैरिंग एलिमेंट, और इसकी डायरेक्शन हमेशा कहां होती है, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो पहली चीज बायो-सावर्ट के लॉ से या उनके ऑब्जर्वेशन से यह प्रेडिक्ट होती है कि जो dB की वैल्यू है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है सेटअप एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग एलिमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट कैरिंग एलिमेंट मैग्नीट्यूड। सेकेंड थिंग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये जो थीटा है इसका साइन कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साइन कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। थीटा क्या है यहां पर, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन
the current element and line joining the observation point with current element. यहां पर थीटा क्या है? इट इज एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड लाइन ज्वाइनिंग द ऑब्जर्वेशन पॉइंट विद करंट एलिमेंट. करंट एलिमेंट और ऑब्जर्वेशन पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के बीच में जो एंगल होता है इसको हम थीटा बोलते हैं. इसके साइन कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल होती है. डीबी इज प्रोपोर्शनल टू साइन कंपोनेंट. एंड थर्ड वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थर्ड वन, डीबी is inversely proportional to the square of distance between the current element and observation point. between the current element and observation point. ये तीन फैक्टर्स हैं. बायसावर्ट कहता है कि जो करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से जो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो रही है गाइस, वो इन तीन पॉइंट्स पर रिलाय करती है. पहला आइडियल मैग्नीट्यूड ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट, दूसरा साइन कंपोनेंट ऑफ theta made between current element and line joining the observation point and current element, or third one is it is inversely proportional to the distance between observation point and current element. इसका मतलब क्या है कि यहां पर ये dB मैग्नेटिक फील्ड जो है ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है. इनवर्स स्क्वायर लॉ की बात हमने गॉस लॉ में भी की थी. यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है गाइस, ध्यान रखिएगा. क्लियर? तो यहां से ऑन combining equation 1, 2 and 3, अगर मैं तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो dB जो है वो प्रोपोर्शनल हो जाती है I dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर. देख सकते हैं आप यहां से ये प्रोपोर्शनल हो जाती है I dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर. I dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर. क्लियर? और जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आएगा, जाहिर सी बात है. यहां पर जो कांस्टेंट आता है वो फिक्स है, वो कांस्टेंट होगा 4 पाई म्यू नॉट बाय 4 पाई. तो आपके पास में एक्सप्रेशन बनता है आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर. डीबी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने का एक्सप्रेशन ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आपके पास में आ चुका है. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर, वेयर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है SI यूनिट सिस्टम में 10 टू द पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ये इसकी यूनिट हो जाती है गाइस, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर. ये यूनिट कहां से आई इसके बारे में आपको थोड़ा आगे मालूम चलेगा. क्लियर? अभी के लिए याद रखें. वेयर म्यू नॉट इज, म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ वैक्यूम और फ्री स्पेस. यहां पर म्यू नॉट का काम वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एप्सिलॉन नॉट का होता है. ध्यान रखिएगा, म्यू नॉट का काम यहां पर गाइस वही है जो एप्सिलॉन नॉट का काम बिल्कुल इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है. और सिर्फ म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. SI यूनिट सिस्टम में म्यू नॉट की वैल्यू हो जाती है 4 पाई 10 टू द पावर माइनस 7. यूनिट इसकी आप लगा सकते हैं न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर और वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर. वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर या फिर वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर.
ये दोनों ही इसकी यूनिट्स हो जाती हैं। क्लियर? न्यूटन पर एम्पीयर स्क्वायर या वेबर। वेबर इस क्या है? वेबर आपके मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट होती है गाइस, मैग्नेटिक फ्लक्स की। क्लियर? वो उसके बाद उसकी चर्चा भी हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आगे। क्लियर? तो यहां के लिए अभी आप समझे तो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप अराउंड अ स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आपके पास में क्या जाता है? dB इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। इन वेक्टर फॉर्म, अगर मैं इस एक्सप्रेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूं अलोंग द डायरेक्शन, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। अगर वेक्टर फॉर्म में इस एक्सप्रेशन को हम लिखने जाएंगे तो क्या ये एक्सप्रेशन इस तरह से आएगा, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप। आर कैप क्या है? एक यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आर कैप क्या है यहां पर गाइस? यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, dB वेक्टर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। क्लियर? यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ आर वेक्टर। तो देखिए इससे ये और क्या बनता है? ये बन जाता है आपके पास dB वेक्टर इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा, अब dl पर भी वेक्टर आएगा, अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। देख लीजिए आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। क्लियर? आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। आर वेक्टर जो है वो आपका रेडियल वेक्टर है। कैसा वेक्टर है? रेडियल वेक्टर। इसकी डायरेक्शन रेडियस के अलोंग या ऑब्जर्वेशन पॉइंट और एलिमेंट के डिस्टेंस के अलोंग होती है, आउटवर्ड, बाहर की तरफ। तो dB की वैल्यू आप इस तरह से भी लिख सकते हैं गाइस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। dl वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब कॉस ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अपॉन आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म में देख लीजिए, वेक्टर फॉर्म में अगर आप बायो-सावर्ट्स लॉ को एक्सप्लेन करना जाएंगे तो आपके पास में यही वैल्यू आएगी गाइस, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाय आर क्यूब। और डीबी की जो डायरेक्शन होगी वो डीएल वेक्टर और क्रॉस आर वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही होगी। डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के प्रोडक्ट की डायरेक्शन में ही होगी। क्लियर? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाती है? अगेन राइट हैंड थंब रूल से। तो आपको डीएल से आर की तरफ क्या करना है? अपने फिंगर्स को टिल्ट करना है, तो आपका थंब ऑटोमेटिकली इसके प्रोडक्ट की डायरेक्शन दे देगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ही होगी। तो यहां से आप क्या करेंगे? डीबी वेक्टर की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो जाता है गाइस हमारा, ठीक है, बायो-सावर्ट्स लॉ। तो इस लॉ से देखिए आप क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं ड्यू टू स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट। देयरफॉर मैग्नीट्यूड ड्यू टू कंप्लीट करंट कैरिंग एलिमेंट। अगर पूरे कंप्लीट करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इस डीबी एक्सप्रेशन को लिमिट्स के अलोंग इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लिमिट्स के साथ क्या करना पड़ता है? इंटीग्रेट करना पड़ता है। लिमिट्स के साथ आपको क्या करना पड़ता है? यहां पर इंटीग्रेट करना पड़ता है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो ये हो जाता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का इंट्रोडक्शन थ्रू ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, उसके कंक्लूजन, उसके बाद में रूल्स फॉर आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर। कुछ 4 रूल्स हैं, और उसके बाद में हम बात कर लेते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ की। बायो-सावर्ट्स लॉ की देख सकते हैं आप, ये आपका बायो-सावर्ट लॉ है। क्लियर? चलिए, तो आई होप यहां तक की बात आपको आज समझ में आई होगी। आज की हमारी क्लास जो है वो यहीं तक रहेगी गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और जागृति क्लासेस के साथ अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।